हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोजी की यूट्यूब की जो ऑनलाइन क्लासें हैं उनमें आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपको 10th क्लास की जो गणित है उसके क्वेश्चन सोल्व करवा रहे थे, हल करवा रहे थे, और वो भी बोर्ड पैटर्न के अनुसार। जो 10th क्लास का बोर्ड का पैटर्न है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को आपके लिए हल करवा रहे थे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उन छात्रों को भी फायदा हो सके जो अब की बार बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर बैठेंगे। जो 30 जून को बोर्ड की एग्ज़ाम निश्चित हो गई, उसके अंदर एग्ज़ाम देंगे, तो वो छात्र भी कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं कुछ प्रश्नों को समझ के। हो सकता है इनमें से कोई प्रश्न आ जाए। तो आज आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एक छात्र ने जो क्वेश्चन पूछा था वो यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ। क्वेश्चन है, एक 90 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक लड़की है, 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली लड़की ये एक खंबे के पास से धीरे धीरे दूर होती हुई जाती है। तो ये 90 सेंटीमीटर वाली लंबाई वाली जो लड़की है वो लड़की बल्लभ लगे एक खंबे के आधार से, बल्लभ लगे खंबे के आधार से उससे दूर जाती है। उसके जो चलने की स्पीड है वो है 1.2 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए, आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। 4 सेकंड बाद में 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करनी है। 4 सेकंड बाद, देखो बल्लभ लगा हुआ है इसलिए उसका प्रकाश आ रहा है और छाया बन रही है। 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। परछाई जो बन रही है लड़की की उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि खंबे की ऊंचाई 3.6 मीटर है। तो ये क्वेश्चन बन गया। एक 3.6 मीटर ऊंचाई का एक खंबा खड़ा है, उसके नीचे का मतलब बिल्कुल आधार के पास में एक लड़की खड़ी है जिसकी लंबाई है 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर वाली लड़की क्या करती है, खंबे से धीरे धीरे दूर जाती है आधार पर, जमीन पर, बिल्कुल समतल रेखा पर। ये 4 सेकंड चलती है और इसके चलने की जो दर है वो है 1.2 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 1 सेकंड के अंदर ही 1.2 मीटर दूरी तय करती है। तो ये 4 सेकंड तक चल गई, अर्थात यहां से यहां पर चल गई। 4 सेकंड बाद में जब लड़की यहां पर आ जाती है तो जो खंबे पर बल्लभ लगा हुआ है उस बल्लभ का जो प्रकाश है उस लड़की के ऊपर पड़ रहा है और इस प्रकार से लड़की की परछाई बन रही है, अर्थात छाया बन रही है समतल पर। वो छाया कितनी लंबी है ये हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। प्रश्न आपके समझ में आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आप हल नहीं कर पाओगे। आपकी पाठ्य पुस्तक का भी एक क्वेश्चन है, उदाहरण के अंदर एनसीईआरटी के अंदर भी एक उदाहरण है, लेकिन उसमें ये मिस प्रिंट है, गलत छपा हुआ है। कहने का मतलब लड़की की जो लंबाई है उसके अंदर 90 मीटर दे रखी है और खंबे की जो ऊंचाई है वो 3.6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो वहां पर वो मिस्टेक है। आप चाहो तो उस एनसीईआरटी वाली पुस्तक में से उसको सुधार सकते हो और इस प्रकार का क्वेश्चन बना सकते हो जो प्रिंट के अंदर गलत छप गया। अब देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन है, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। एक तो खंबा है जिसकी लंबाई है 3.6 मीटर ऊंचा अर्थात ऊंचाई है, और उसके पास में नीचे
जस्ट लड़की खड़ी है, उसकी ऊंचाई है या लंबाई है 90 सेंटीमीटर। ये 90 सेंटीमीटर वाली जो लड़की है उसके ऊपर बल्ब का प्रकाश पड़ रहा है, चारों तरफ फैल रहा है प्रकाश, वो इसके आधार से परे जाती है, दूर जाती है, धीरे धीरे चलती है। उसके चलने की जो स्पीड है वो है 1.2 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 1.2 मीटर 1 सेकंड में चली जाती है। इस प्रकार से वो 4 सेकंड तक चलकर खड़ी हो गई, दूर जाके 4 सेकंड तक। इसका मतलब 12 चौके 48, 4.8 मीटर दूर चली गई वो खंबे से। अब जहां पर खड़ी है वहां पर उसकी परछाई बन रही है प्रकाश से, वो परछाई, वो छाया कितनी लंबी है, ये हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो आपके प्रश्न ये समझ में आना चाहिए। देखो मैं यहां पर डायग्राम बना लेता हूं, चित्र बना लेता हूं। देखिए इधर मान लेते हैं ये पोल है, खंबा खड़ा है भूमि के ऊपर, और ये समतल जमीन है। खंबे की जो ऊंचाई या लंबाई है वो दे रखी है 3.6 मीटर, 3.6 मीटर क्वेश्चन के अंदर 3.6 मीटर है। और इसके यहां पर क्या है, लड़की है, मान लेते हैं। यहां पर थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं खंबे को, इस प्रकार से। यहां पर ये लड़की इसके पास में ही खड़ी थी, पहले पहल मान लेते हैं ये लड़की है जो इस खंबे के जस्ट पास में खड़ी है समतल जमीन पर। मान लेते हैं ये लड़की यहां पर खड़ी थी, लेकिन ये अब क्या करेगी, यहां से चलना प्रारंभ करेगी, यहां से ये चलेगी। यहां पर खड़ी थी पोल के नीचे, अब ये इधर चलती हुई आती है ऐसे। मान लेते हैं ये लड़की यहां पर आ जाती है चलकर, तो इसका मतलब इसकी स्थिति यहां पर हो जाएगी। ये यहां पर बना देते हैं अब इस लड़की का चित्र, पहले वहां पर था। मान लेते हैं ये लड़की अब यहां पर आ गई चल के, और इस प्रकार से आकर यहां पर खड़ी हो गई। देखो जब यहां पर थी तब यहां से चलना स्टार्ट हुई, तो इसने चलकर ये दूरी तय कर ली यहां से यहां तक की। अब ये दूरी कितनी है, इसकी चलने की जो स्पीड है वो है 1.2 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 1 सेकंड में ये 1.2 मीटर चलती है। चली कितनी है, 4 सेकंड तक। तो 4 से गुणा करके हम क्या करते हैं, 12 चौका 48, 4.8 मीटर की दूरी हो गई, यहां से ये तय की गई है। यहां से यहां पर आई तो ये 4.8 मीटर की दूरी तय कर ली। अब देखो जब ये लड़की यहां पर खड़ी है और यहां पर क्या, इस पोल के ऊपर बल्ब लगा हुआ है, प्रकाश वाला जो जला हुआ है, जल रहा है। मान लेते हैं ये बल्ब है, इस प्रकार से पोल के शीर्ष पर ये बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है ऐसे, और इसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, नीचे भी आ रहा है इस प्रकार से नीचे। ऐसे आप जानते हो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ऐसे ये प्रकाश आ रहा है वहां से सीधा नीचे आ रहा है। तो जैसे इस लड़की के ऊपर पड़ेगा तो इधर तो प्रकाश यहां से इस पर रुक जाएगा, तो इसकी छाया जमीन पर बनेगी, क्योंकि यहां पर प्रकाश नहीं आ पाएगा तो छाया आएगी। ये लड़की अब इस रूप में, छाया के रूप में यहां पर दिखेगी ऐसे। ऐसे मान लेते हैं ये लड़की अब यहां पर है, इसकी परछाई ये बन रही है, अर्थात यहां से लेकर यहां तक ये है छाया की लंबाई, लड़की की छाया। हमें ये माप ज्ञात करना है कि ये लड़की की जो छाया है वो कितनी लंबी है, अर्थात कितनी बन रही है। ये इसके पैरों से यहां पर ये छाया बन रही है। तो यहां पर देखा जाए तो देखो जो पोल खड़ा था वो बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़ा था, समकोण पे। जब ये लड़की जमीन के ऊपर खड़ी है यहां पर मान लेते हैं,
तो ये भी क्या है, समकोण के रूप में खड़ी है 90 डिग्री के रूप में। तो यहाँ पर एक तो ये छोटा सा त्रिभुज और एक ये पूरा बड़ा त्रिभुज, दो त्रिभुज बन गए और वो दोनों ही क्या है, समकोण त्रिभुज है। मान लेते हैं ये एन बिंदु है, यहाँ पर ये के बिंदु मान लेते हैं इस लड़की की जो ऊंचाई है, या यहाँ पर मान लेते हैं के, और यहाँ पर मान लेते हैं इस लड़की के शीर्ष को पी मान लेते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं एनीवे, यहाँ पर ये कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मान लेते हैं एस और यहाँ पर मान लेते हैं आर। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों समकोण जो त्रिभुज है उनको यहां पर अलग से बना देता हूं। देखो ये तो है पोल जिसके ऊपर बल्ब लगा हुआ है, अर्थात एन बिंदु, और यहां पर है के बिंदु, और ये आधार रेखा आ रही है यहां से यहां तक, लास्ट तक, आर तक। तो यहां पर ले लेता हूं मैं आर बिंदु, जिसमें लड़की की छाया की लंबाई भी आ गई और लड़के के द्वारा तय की गई दूरी भी आ गई। ये आर बिंदु है। ये जो एन के है, एन के है 3.6 मीटर, 3.6 मीटर। और ये जो के आर है, के आर, इसके अंदर यहां तक की बात करें तो ये तो है 4.8 मीटर, जहां पर क्या है एस बिंदु, और बाकी आर एस आगे लड़की की छाया की लंबाई है ही। और ये समकोण त्रिभुज है, आ रहा है समझ में ये। और एक है इस लड़की की छाया और जो लड़की खड़ी है उससे एक समकोण बन रहा है त्रिभुज, ये पी एस आर। तो उसको और बना लेता हूं मैं पी एस आर को, एक ये पी एस आर समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये बन रहा है। यहां पर है पी बिंदु, जो लड़की की ऊंचाई यहां पर पी एस है, और जो लड़की की ऊंचाई यहां पर है जितनी उतनी ये लड़की बिल्कुल समांतर रेखा में इस प्रकार से चल के आई है, तो लंबाई उतनी रहेगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि बढ़ थोड़ी जाएगी इतने से समय में ही, बहुत धीरे बढ़ती है लंबाई। तो यहां पर जितनी लड़की की लंबाई है वही यहां पर रहेगी, कितनी है यहां पर 90 सेंटीमीटर। तो ये कितनी होगी 90 सेंटीमीटर, 90 सेमी। और यहां पर है आर बिंदु और ये है समकोण त्रिभुज। इस प्रकार से ये दो समकोण त्रिभुज यहां पर बन गए। हमें क्या करना है, आर एस का माप ज्ञात करना है। ये आर एस ही क्या है, लड़की की छाया की लंबाई जो यहां पर है ये लड़की। तो हमें इस छाया की लंबाई ज्ञात करने के लिए इन दोनों समकोण त्रिभुजों के अंदर देखना है क्या समानता है, क्या खूबी है। तो आपको मैं बता दूं, देखो ये जो खंबा था वो 90 डिग्री पे खड़ा था, यहां पर ये लड़की है वो भी 90 डिग्री पे खड़ी है। ये दोनों समांतर रेखाओं के रूप में हैं, लड़की और जो खंबा। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, सामने दीवार खड़ी है, तो हम दोनों ऐसे 90 डिग्री पे खड़े हैं, तो हमारे से जो रेखाएं बनेंगी ऐसे वो बिल्कुल समांतर होगी। तो यहां पर ये समांतर रेखा हो गई और वो भी समांतर रेखा। और ये जो एन पी आर जो रेखा आ रही है, ये एन पी आर रेखा तिर्यक रेखा है, और दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब यहां पर ये जो कोण बन रहा है वो का वही ये कोण बन रहा है पी और एन। यहां पर ऐसे काट रही है रेखा, तो ये कोण संगत कोण कहलाते हैं। तो यहां पर एन कोण पी कोण संगत कोण हो गए। और दूसरी बात, एस कोण और के कोण, जो लड़की और खंबा खड़ा था वो तो बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़े हैं, तो वो समकोण है, बराबर है। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों के अंदर दो कोण बराबर हो गए। और कल आपको बताया था कि अगर दो त्रिभुजों के अंदर दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी बराबर आता है। कुल मिला के कोण कोण समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो यहां पर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बिल्कुल समरूप है, और समरूपता की कसौटी से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मैं यहां पर ये सूचना लिख देता हूं। देखो, चूंकि कोण एन के आर बराबर कोण पी एस आर ये बराबर 90 डिग्री, इसलिए पी एस समांतर एन के, ये दोनों रेखा समांतर तथा समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है। तो कोण एस पी आर
एस पी आर, ये कोण बराबर के एन आर, कोण के एन आर क्या हो गए, बराबर हो गए। अर्थात इन्हें बोल सकते हैं हम संगत कोण, समांतर रेखा है इसलिए संगत कोण हो गए। और एक कोण 90 डिग्री है वो लिख देता हूं, तथा कोण, ये तो लिख ही दिया ना, दो कोण बराबर हो गए, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अगर एक त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर आ जाते हैं तो तीसरा कोण भी बराबरी ही होता है, आपको बताया था कल, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में अगर दो कोण निकाल लेंगे, बराबर बराबर निकालेंगे दो त्रिभुजों के अंदर, तो बराबर बराबरी छूटेगा, तो यहां पर तीसरा कोण भी बराबर है। या एनसीईआरटी के नियम के अनुसार, एनसीईआरटी की प्रमेय के अनुसार, अगर एक त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं ए समरूपता प्रमेय से, या फिर ए समरूपता प्रमेय कह दो, एक ही बात है। तो एनसीईआरटी के अंदर ए समरूपता प्रमेय ही है, बाकी आपकी किताब में ए नाम दे रखा है, वो एक, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यहां पर हम समरूपता प्रमेय लगा देते हैं, अतः ए समरूपता प्रमेय, कोण कोण समरूपता प्रमेय, अर्थात एंगल एंगल, एंगल का मतलब कोण, कोण कोण समरूपता प्रमेय से, ए समरूपता प्रमेय क्या है एक बार और बता देता हूं मैं। अगर एक त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज परस्पर समान कोणिक त्रिभुज होते हैं, अर्थात कोणों के आधार पर वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज एक तो एन के आर समरूप, एन के आर समरूप कौन सी हो गई त्रिभुज, एन के बराबर कौन सा है, पी। ये ध्यान रखना है आपको, क्रम का ध्यान रखना है, अगर के पहले आर पहले, इनमें अगर क्रम चेंज करें तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसी संगतता के नियम से हम फिर संगत बुझाएं लेंगे समान अनुपात में। तो एन के बराबर है पी कोण, तो ये पी के बराबर 90 डिग्री वाला कौन है, के बराबर क्या है, यहां पर देखो के बराबर क्या है, एस, तो पी एस और आर तो अपने आप बराबर बची गया, जो उभयनिष्ठ भी है। आप देखो तो आर उभयनिष्ठ भी है, तो उस एन को तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सीधे ही आप कह सकते हो। ये समांतर रेखाओं भी अगर आप न बताओ तो भी चल जाएगा, क्योंकि इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री है और आर कोण उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ बता दो, बात एक है, कुल मिला के समान कोणिक त्रिभुज है। तो मैंने यहाँ पर दो समांतर रेखाओं को त्रिज्या रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, ये इसलिए बताया कि आपको ये भी पता चल जाए, नहीं तो अगर मैं ये नहीं बताता तो भी आपको पता है कि एक कोण 90 डिग्री है और आर उभयनिष्ठ है, तो इससे भी हो जाएगा। लेकिन और क्वेश्चनों के अंदर आपको हो सकता है ये सहायता लेनी पड़ सकती है कि दो समांतर रेखाओं को त्रिज्या रेखा काटते हैं तब कोण बराबर होते हैं, तो ये जानकारी भी आपके काम में आ सकती है, तो आप ये भी ध्यान रखना। बाकी चाहे इस प्रश्न को आप सिद्ध करो, सरल करो, तब आप उस कोण को चाहे बराबर मत बताओ, आर उभयनिष्ठ बता दो, तो दोनों दो कोण बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अब देखो दो समरूप त्रिभुजों के अंदर क्या होता है, संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती होती है। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाएं समानुपाती नहीं होती है, संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती होती है, तो ये संगतता का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर लिख देते हैं हम, दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी से, नियम से, कसौटी से संगत भुजाएं क्या होती है, परस्पर, कुछ छात्र क्या करते हैं संगत भुजाएं बराबर होती है ये लिख देते हैं, तो बराबर नहीं, संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती होती है, बराबर तो सर्वांग सममेय होती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो संगत भुजाएं परस्पर समानुपात में होती है, समानुपाती होती है, इसलिए हम इनकी संगत भुजाएं ले लेते हैं। हमें जो भुजाएं ज्ञात करनी है वो ले लेते हैं और जो दिया हुआ है वो ले लेते हैं। देखो इन दोनों त्रिभुजों में एक तो ये लड़के की ऊंचाई और खंबे की ऊंचाई दे रखी है, तो ये ले लेते हैं हम, अर्थात इस एन के आर में एन के ले लेते हैं हम, एन के, तो इसकी आएगी पी एस, कौन सी आएगी, पी एस बराबर। अब इसकी एक और भुजा लेते हैं,
यहां पर करण से तो हमें कोई मतलब है नहीं, करण की तो कोई माप ही ज्ञात नहीं करनी है और दी भी नहीं है, तो इससे तो हमें अनुपात में लेना नहीं है। कहने का मतलब ये एन आर जो है, एन आर, इसमें ये एन आर नहीं लेना है, क्या लेना है, के आर लेना है, जिससे कि ये 4.8 जो माप है वो भी काम में आ सके और इसके अंदर लड़की की छाया की लंबाई भी समाहित है वो भी काम में आ सके, और इधर भी तभी आएगी ये छाया की लंबाई, तो ये लेनी है हमें। तो इसके अंदर हम क्या लेते हैं, के आर ले लेते हैं अनुपात में, ये के आर, तो इसके अंदर के आर है तो क्रम का ध्यान रखो, इसमें आएगा एस आर, ये एस आर। अगर ये आप ध्यान से कर लेते हो तो ये प्रश्न बिल्कुल सरल हो जाएगा, माप आ जाएगा। अब इनका जो माप दिया हुआ है वो आप रख दो। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, चूंकि एन के बराबर, एन के कितना है 3.6 मीटर खंबे की हाइट, ऊंचाई, और साथ में क्या दे रखा है पीएस कितना है, पीएस का माप दे रखा है लड़की की लंबाई 90 सेंटीमीटर। हम 90 सेंटीमीटर को क्या कर लेते हैं, मीटर में बदल लेते हैं 100 का भाग देके, तो सीधी सी बात है 0.90 मीटर अर्थात 0.9 जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.90 मीटर, या 0 को मत लगाओ, 0.9 मीटर। ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि दोनों ही माप समान राशि में होनी चाहिए, मीटर मीटर या फिर सेंटीमीटर, या तो आप सेंटीमीटर कर लो या फिर मीटर कर लो, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी आपको अच्छा लगे, या तो मीटर में रखो या फिर सेंटीमीटर में रखो, जिससे कि आप हल कर सको। लेकिन अगर आपने एक माप मीटर में कर लिया, एक माप सेंटीमीटर में कर लिया, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, माप सही नहीं आएगा। साथ ही साथ इधर देखो जो के आर है, ये के आर भी दो टुकड़ों का योगफल है, के एस और आर एस का, तो ये और लिख देता हूं मैं, के आर बराबर है के एस प्लस एस आर, ये एस आर, ये माप हम लिख देते हैं यहां पर इसके अंदर। तो देखो अब यहां पर एन के कितना है 3.6, ये 3.6 मीटर बटे हुए पीएस क्या है, लड़की की लंबाई 0.9 मीटर या 90 सेंटीमीटर, तो ये हो गई 0.9 मीटर बराबर के आर का माप है कितना है, के आर का माप के एस प्लस एस आर, के एस प्लस एस आर बटे हुए नीचे क्या है एस आर, तो ये एस आर हम ऐसे लिख देंगे। अब यहां पर देखो के एस आर तो है ही, और साथ ही साथ के एस है उसको हम हटा देंगे, क्योंकि के एस का माप यहां पर दे रखा है लड़के के द्वारा तय की गई दूरी 4 सेकंड के अंदर 12 चौके 48, 4.8 मीटर की दूरी तय की थी, तो ये के एस तो 4.8 मीटर है, वो चेंज कर देते हैं हम यहां पर। तो मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं, चूंकि के एस बराबर है लड़की के द्वारा 4 सेकंड में तय की दूरी, अर्थात 12 चौके 48, 4.8 मीटर है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ भी है। ये माप रख देता हूं, फिर इसको सरल करेंगे तो एस आर का माप आ जाएगा, जो लड़की की छाया की लंबाई है, ये छाया ही है, ये लड़की की छाया की लंबाई है। तो यहां पर अब माप रखता हूं मैं 3.6 मीटर को तो यहां पर चाहो तो काट दो, और बटे में है 0.9 बराबर, यहां पर के एस का माप है 4.8 मीटर, तो ये 4.8 मीटर प्लस एस आर, ये एस आर, और बटे में क्या है एस आर, जो माप हमें ज्ञात करना है। एस आर का मतलब लड़की की छाया की लंबाई, परछाई जो इसके अंदर भी यहां पर है वो यही है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वज्र गुणा कर लेते हैं। देखो एस आर को 3.6 से गुणा करेंगे तो ये 3.6 इंटू क्या हो जाएगा एस आर, ये एस आर, एस को एस की तरह लिखना है, अगर 5 की तरह लिख दोगे तो ये फिर 3.65 हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है ऐसे सही ढंग से, क्योंकि एग्जाम में चेक करने वाला इसको 365 मान सकता है, 3.65 मान सकता है, तो आपको एस की तरह लिखना है, ये ध्यान रखना है। और साथ में हो गया ये तो गुणा, इधर देखो 0.9 को हम 4.8 से गुणा करेंगे, तो 9 से गुणा कर लेते हैं, उसके बाद 10 लगा देंगे 2 अंक छोड़ के, तो ये मीटर 9 8 72 का 2 9 72 हासिल की 2 कैरी 2
9 चौके 36, 36 और हासिल की 7 होता है 43, 36 और 6 43, 43। और आप इसी ढंग से गुणा करना, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार और कर लेता हूँ, 9 × 72 और 9 चौके 36, 36 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 4 40 और 3 43। दशमलव लगाना है आपको 2 अंक छोड़कर, इधर से 2 अंक छोड़ दो आप, तो ये हो गया 4.32 मीटर। साथ साथ एस आर इस 0.9 से गुणा होगा, तो ये भी इधर दोनों प्लस का है, तो प्लस लगाकर हम लिख देते हैं 0.9 इंटू एस आर, एस को एस की तरह ही, 5 की तरह नहीं। अब हम क्या करते हैं, एस आर को एक तरफ कर लेते हैं, जिससे कि समान राशि आपस में घट सकें, तो पक्षांतर कर लेते हैं। इधर देखिए, इधर है 3.6 एस आर या एस आर गुणा 3.6 मीटर, हम मीटर तो हट गया, ऐसे लिख लेता हूं, पहले एस आर को लिख लेता हूं, माइनस ये 0.9 एस आर इधर आएगा, 0.9 गुणा एस आर, तो किसका बन जाएगा, माइनस का इस पक्ष में, उस बराबर के इधर इस पक्ष में लिखेंगे तो माइनस का, प्लस और प्लस का माइनस, तो वो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो ये लीजिए माइनस क्या हो जाएगा, एस आर गुणा 0.9, तो ये एस आर गुणा 0.9 ये आ गया, और इधर रह जाएगा 4.32 मीटर, उस साइड में 4.32 मीटर रह जाएगा, जिसको ऐसे कैसे लिख देते हैं हम, ये लो 4.32 मीटर, ये इधर रह गया। अब देखो इनके अंदर एस आर कॉमन है, और हमें एस आर का माप भी निकालना है, छाया की लंबाई भी निकालनी है एस आर की, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब कोष्ठक के बाहर ले लेते हैं, और अंदर क्या बचता है वो कोष्ठक के अंदर छोड़ देते हैं। तो ये एस आर हम कोष्ठक के बाहर लेंगे ऐसे, तो गुणा में आ जाएगा ये तो ऐसे, और अंदर रहेगा 3.6 और माइनस 0.9, तो ये 0.9 और ऐसे कोष्ठक बंद कर देंगे। बराबर के इस पक्ष में है 4.32, तो ये 4.32 मीटर इधर रह जाएगा। अब आपको क्या करना है, 3.6 में 0.9 आपको घटा देना है। तो ये देखिए एस आर बराबर कैसे घटाएंगे, 6 में से 9 नहीं जाता, तो 9 का परिमित अंक 1 को 6 में जोड़ेंगे तो 7, एस आर गुणा में ही ध्यान रखना, मैंने बराबर लिख दिया, गुणा में है, तो ये 7 या 16 में 9 गया तो कितना बचा, 7, यहां पर 2 बचा क्योंकि उधार दे दी थी, और 0 जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो ये 2.7 बच जाएगा गुणा के अंदर, कोष्ठक के अंदर। इधर है बराबर में कितना, 4.32 मीटर। अब आपको क्या करना है, ये 2.7 इधर गुणा में है, इधर ले जाके इसका भाग दे देंगे, अर्थात 2.7 का उधर ले जाकर भाग दे देंगे, क्योंकि हमें एस आर लड़की की छाया की लंबाई परछाई की लंबाई में ज्ञात करनी है, तो एस आर ही रहना चाहिए इधर, इसको उधर ले जाएंगे तो ये भाग लग जाएगा और इसका माप भी हमें मिल जाएगा। तो ये देखिए एस आर या लड़की की छाया की लंबाई बराबर ये 2.7 गुणा से उधर जाएगा तो उसमें भाग लग जाएगा पूरे पक्ष में, 4.32, तो ये 4.32 मीटर के अंदर 2.7 का भाग देना है। अब आप भाग बिल्कुल ध्यान से दोगे, दशमलव उठा के भी दे सकते हो या ऐसे भी दे सकते हो, तो मैं आपको दशमलव उठाकर फिर बता देता हूं जिससे आसानी से समझ में आ जाए। एस आर बराबर देखो ऊपर दशमलव के बाद में 2 अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है, जितने भी अंक है उतने बटे में आप 10, 100, 1000, 10,000 से गुणा कर दो, और नीचे वाला दशमलव उठाओगे तो ऐसा ही ऊपर कर दो। तो ये देखिए मैं ऊपर 432 लिख देता हूं, तो बटे में आएगा 100, क्योंकि दशमलव के आगे 2 अंक है तो 1 के आगे 2 जीरो लगा देंगे, तो ये दशमलव हटाने का 100 आ गया, गुणा नीचे 2.7 है, इसको मैं 27 लिख देता हूं, तो इसका मतलब इसका दशमलव उठाया तो ऊपर हम 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहां पर दशमलव के बाद में 1 अंक है, तो ये ऊपर अंश को 10 से गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप आसानी से इसको सरल कर सकते हो। तो देखो एस आर या लड़की की छाया की लंबाई, ये 0 से 0 कट गया, इसका मतलब बटे में 10 बचा, तो ये 432 और नीचे 10 गुणा 27,
ये 10 इंटू 27, 27 का आपको भाग देना है, क्योंकि 10 का भाग देना तो बहुत ही आसान है, एक अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे लास्ट में, लेकिन 27 से इसको काटना है। अब अगर कटता है तो आप काट दो, नहीं तो फिर भाग देकर देख लो रफ कॉपी में। पहले हम ये चेक करते हैं कि ये कटता है नहीं कटता है, किसी समान संख्या से पूर्णतः पूरी बार भाग जाता है नहीं जाता है, विभाजित होता है नहीं होता है, तो वो देखते हैं। देखो 4 और 3 7 और 2 9, अंश वाले अंकों का योग 9 हो रहा है, इसका मतलब अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 होता है तो उसमें 3 का भाग जाता है। दूसरी बात, नीचे देखो 7 और 2 9, नीचे भी अंकों का योग 9 हो रहा है तो इसके अंदर भी 3 का भाग जाएगा, तो आप 3 का भाग देकर काट सकते हो। या फिर अगर आप 9 से जांच करके देखो तो 9 3 27, 27 में तो 9 का जाता है, ऊपर और देके देख लो, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 चौके 36 बचा 7 हो गया 72, 9 अंटे 72। तो आपके अगर दिमाग में आ जाए कि 9 से कट रहा है तो आप 9 से काट सकते हो, अन्यथा 3 से तो आप काटोगे, पहले छोटी संख्या से काट लो। लेकिन अगर आप समय कम लगाना चाहो, बचाना चाहो, तो आप बड़ी से बड़ी संख्या से भी काट सकते हो। तो तुम काट लेना 3 से, मैं यहां पर 9 से काट देता हूं। देखिए एस आर बराबर, काटने का मतलब ऐसे क्रॉस करके नहीं दिखाना है आपको, क्योंकि क्रॉस करने से मान बिगड़ जाता है, जैसे 2 8 भी बन सकता है, ऐसे जो रेखा खींचेंगे वो संख्या का मान बदल देगी। तो यहां पर मैं 9 से काटता हूं, 9 चौके 36, 4 बार गया, बचा कितना 7, 43 में 36 तो 7 बचा, 2 उतारा तो 72 हो गया, और 9 अंटे 72। नीचे देखो 10 गुणा, ये मीटर का ध्यान रखना, 10 गुणा 7 में 9 का भाग देंगे तो 9 3 27, 3 बार गया, नीचे 3 बार गया, ऊपर 48 बार गया। अब देखो अब भी 3 से कट रहा है, क्योंकि 8 और 4 12, और 3 का भाग जा रहा है तो 3 से आप काट सकते हो। ये देखिए एस आर बराबर 3 का भाग दिया 48 में, तो 14 3 48, 14 बार गया सीधा सा, ये 14 और ऊपर मीटर, और नीचे लगाना है 10 का आपको भाग दे देना है। 16 3 48, 14 तो 42 होता है, ये ध्यान रखना है, ऐसी गलती करोगे तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये 16 3 48, या इधर देखो आप 3 से आराम से काट लो, 3 एकम 3, बचा कितना 1, हो गया कितना 18, और 3 छिके 18, तो ये 16 आ गया। इसमें आपको 10 का भाग देना है, तो देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं एस आर बराबर, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे हम, तो ये 1.6 मीटर आ जाएगा। ये आ गई 1.6 मीटर, और यही है लड़की की छाया की लंबाई। ये लड़की की छाया की लंबाई है, परछाई जो जमीन पर बन रही है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम, अतः 4 सेकंड पश्चात, 4 सेकंड पश्चात या बाद में, 4 सेकंड पश्चात लड़की की छाया या परछाई, छाया की लंबाई बराबर 1.6 मीटर होगी, या बन जाएगी, या है। और यही क्या आ गया, आपका आंसर हो गया, और ये प्रश्न कंप्लीट हो गया लास्ट में आंसर लगाते ही। तो क्वेश्चन आपको समझना जरूरी है, हल करना बहुत ही आसान होता है, क्वेश्चन को समझना ही बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर छात्र क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो उसको आसानी से हल भी कर लेंगे, और एग्जाम में चाहे फिर कैसा ही क्वेश्चन आए, हर प्रकार के क्वेश्चन को हल कर लेगा। और अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझते हो, हल को रटते हो, ये कैसे हल किया, इसको अगर आप रटोगे तो क्वेश्चन चेंज होते ही आप अटक जाओगे, क्वेश्चनों को हल नहीं कर पाओगे। तो पहले दिमाग से आपको क्वेश्चन को समझना है कि प्रश्न में क्या सूचना है, क्या कैसे दिया हुआ है। अगर वो समझ लेते हो तो आप उसके अनुसार हल कर लोगे। तो मैं एक बार क्वेश्चन को और समझ देता हूं। एक पोल है जो 3.6 मीटर ऊंचा है, उसके ऊपर 3.6 मीटर की ऊंचाई पर एक बल्ब लगा हुआ है जो जला हुआ है, जल रहा है, प्रकाश फैला रहा है। उसके नीचे एक लड़की खड़ी थी जिसकी लंबाई थी 90 सेंटीमीटर। ये 90 सेंटीमीटर वाली जो लड़की है वो खंबे के पोल के बिल्कुल आधार के पास में खड़ी है। जब आधार के पास में रहेगी तो प्रकाश बिल्कुल ऊंचा आ रहा है, तो जो छाया की लंबाई वो तो 0 होगी, क्योंकि बिल्कुल नीचे ही बनेगी, छाया दिखेगी नहीं एक प्रकार से। जैसे आपके बिल्कुल ऊपर प्रकाश हो तो नीचे ऐसे गोल वर्ताकार रूप में एक परछाई बनेगी, जिसकी हम माप कैसे क्या निकालेंगे।
तो ये लड़की क्या करती है, इस पोल के नीचे से धीरे धीरे चलना स्टार्ट होती है, अर्थात इस प्रकार से चल कर आती है। इसकी चलने की जो स्पीड है, चाल है, वो बता रखी है कि ये 1 सेकंड में 1.2 मीटर की दूरी तय कर लेती है। इसने क्या किया, ऐसे 4 सेकंड तक ये चलकर इस प्रकार से दूसरे बिंदु पर आकर खड़ी हो गई। इसका मतलब 4 सेकंड के अंदर ये कितनी दूर चली होगी, ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि 1 सेकंड में 1.2 मीटर जाती है, तो 4 सेकंड के अंदर 1.2 और 1.2 अर्थात 4 जगह कर दो, 4 से गुणा कर दो, तो 12 चौका 48। कुल मिला के ये लड़की खंबे के आधार से 4.8 मीटर दूरी पर आकर खड़ी हो गई। इसका मतलब जो सूर्य का प्रकाश ऐसे आ रहा था, ऐसे, वो अब इस प्रकार से कर्ण के रूप में आ रहा है, कर्ण के रूप में आ रहा है, तो इस लड़की पर जब ये प्रकाश पड़ेगा तो इस लड़की की छाया इस प्रकार से आगे बन जाएगी, परछाई बन जाएगी। क्योंकि आप जानते हो जैसे इधर से प्रकाश आ रहा है तो यहां पर मैं प्रकाश को रोकूंगा तो यहां पर मेरी छाया बन जाएगी, उसी प्रकार से लड़की की छाया बन रही है। अब यह आपको बताना है कि लड़की की छाया की लंबाई कितनी है, जबकि लड़की की लंबाई दे रखी है 90 सेंटीमीटर, जो पोल दे रखा है, खंबा दे रखा है, उसकी ऊंचाई दे रखी है, लंबाई दे रखी है 3.6 मीटर, और लड़की के द्वारा 4 सेकंड में तय की गई दूरी है वो भी हमने ज्ञात कर ली 4.8 मीटर। तो इस प्रकार से हम ये डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, तो ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। ये पोल खड़ा कर दिया, इसके पास में पहले लड़की खड़ी थी, पोल की लंबाई 3.6 मीटर है, जो मैं यहां पर लिख देता हूं और अच्छी तरह से, ये 3.6 मीटर। यहां से ये 90 सेंटीमीटर वाली लड़की चलकर यहां पर आ गई, अब यहां पर खड़ी है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की जो तय दूरी है वो कितनी है, तो आप इसको क्या कर दो, 4 से गुणा कर दो, क्योंकि 4 सेकंड चली है, 1 सेकंड में 1.2 मीटर चलती है, तो आप 4 से गुणा करोगे तो 12 चौके 48, तो यहां से यहां पर चलने पर इसने 4.8 मीटर की दूरी तय कर ली। अब ये लड़की यहां पर खड़ी है, तो ये सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है कर्ण के रूप में, इससे इसकी जो परछाई है वो यहां तक बन रही है, ये इसके पैर हैं और यहां तक, तो ये SR के रूप में ये छाया बन रही है, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहां से लड़की जो खड़ी है और ये जो छाया बन रही है और ये जो प्रकाश आ रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है ऐसे यहां पर, और एक वो यहां से देखे तो ये बड़ा समकोण त्रिभुज बन रहा है। इन दोनों समकोण त्रिभुजों में समरूपता का गुण है, क्योंकि एक एक कोण तो 90-90 डिग्री है, लंबवत खड़े हैं लड़की भी और पोल भी, और एक कोण उभयनिष्ठ है, यहां पर आर कोण किसका है, बड़े समकोण त्रिभुज का भी और इस छोटे समकोण त्रिभुज का भी। या ऐसे करे कि दो समांतर रेखाओं को ये त्रिरेखा काट रही है कर्ण के रूप में, तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो कुल मिला के ये ए एंगल 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 कोण 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 समरूपता प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, और इन दोनों त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी से हम इनकी संगत भुजाएं ले लेंगे समान अनुपात में। अब जो भुजाएं, जिन भुजाओं का माप दिया है वो और जो ज्ञात करना है वो भुजाएं हम समानुपात में ले लेते हैं। तो ये समानुपाती हुई, समानुपात में हम क्या करते हैं, एन के तो उधर आएगा पी एस अनुपात में, संगत भुजा हुआ है, इधर लेते हैं हम के आर तो उधर आएगा एस आर। अब इनका माप रख देंगे, एन के और पी एस का माप तो है, एन के का 3.6 मीटर खंबे की और ऊंचाई, और लड़के की ऊंचाई है 0.9 मीटर, तो ये आ गया। जो के आर है उसको चेंज कर देंगे हम, ये के आर है पूरी, जिसके अंदर लड़की के द्वारा तय दूरी और छाया दोनों शामिल है, तो इन दोनों को हम प्लस करके लिख देंगे, अर्थात के एस प्लस एस आर, जिससे हमें ये 4.8 भी काम में आ सके, इसके द्वारा तय की गई दूरी भी काम में। तो ये तभी आएगी जब इन पूरी रेखा के लिए हम दोनों टुकड़े जोड़कर लिख देंगे, तो ये के एस प्लस एस आर, के एस प्लस एस आर हमने यहां पर लिख दिया, और नीचे था एस आर, जो एस आर माप हमें ज्ञात करना है। अब देखो इनके अंदर के एस का माप है 4.8 मीटर, लड़की के द्वारा तय दूरी, वो के एस की जगह रख देंगे तो बचेगा सिर्फ ओनली एस आर, तो यहां पर के एस की जगह 4.8 मीटर रख दिया, तो एस आर बटे में एस आर, और ये आ गया। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या दशमलव उठाएंगे या मीटर से मीटर कट गया, या आप इसको सरल करना है, इसको सरल करेंगे तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 3.6 गुणा एस आर इधर से ऐसे, और ये 0.9 4.8 से गुणा हुआ तो 4.32 हो गया। ये देखो 9 और 9 चौका 36 और 4 43, 2 अंक छोड़ के लगाएंगे दशमलव, एक तो 0.8 ये 4.8 ये और एक ये, तो ये हो जाएगा 4.32 मीटर, और प्लस 0.9 को एस आर से गुणा किया तो 0.9 एस आर। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये जो एस आर गुणा 0.9 है वो इधर आएगा, माइनस का बन जाएगा, इधर रह जाएगा 4.32। इन दोनों में एस आर कॉमन है, जो कॉमन ले लेंगे हम तो बचेगा अंदर 3.6 और 0.9, 3.6 में 0.9 घटाएंगे हम तो आ जाएगा 2.7, एस आर गुणा 2.7, और इधर 4.32 है ही,
अब क्या करेंगे, ये 2.7 है क्योंकि हमें एसआर का माप ज्ञात करना है, लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसको तो हटाना पड़ेगा इधर से। 2.7 को हम इधर गुणा से ले जाएंगे तो इसमें भाग लग जाएगा, यहां पर 2.7 का भाग लग गया, इधर एसआर रह गया। 4.32 मीटर में 2.7 मीटर का भाग देंगे तो हम पहले दशमलव उठा लेते हैं, अगर आपको ऐसे न देना है तो। दशमलव के हटाने के लिए ऊपर 2 अंक है, दशमलव के बाद में तो नीचे 100 लगा दिया, और नीचे वाला दशमलव हटाने के लिए नीचे 1 अंक है, दशमलव के बाद में तो ऊपर 10 लगा दिया, ये 10। अब देखो 0 कट गई, नीचे 10 आ गया। 432 के अंदर 27 का भाग दे दो या 9 का भाग दे दो, या जितने से कट रहा है उसका काट के धीरे धीरे आप सरल कर लो। तो ये आ जाएगा, जैसे मैंने 9 से काटा तो 48 और नीचे 9 थी 27, 3 का भाग दिया 48 में तो 16 थी 48, 14 नहीं 16 थी 48, तो ये 16 मीटर बटे 10 आ गया। 10 का भाग देना अर्थात 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा देना, तो ये हमने 16 को 1.6 बना लिया 10 का भाग देके, तो एसआर बराबर 1.6 मीटर। अर्थात एसआर का मतलब लड़की के द्वारा जो परछाई बनाई है, जो परछाई बनी है, छाया बनी है, उसकी लंबाई है 1.6 मीटर। इस प्रकार से आप 4 सेकंड बाद में जो लड़के की छाया बनी है उसकी माप, परछाई की माप निकाल सकते हो। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप समझना। एक छात्र ने ये कमेंट्स करके पूछा था मुझे, इसलिए इसको बता दिया, और वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी सकता है, तो आप तैयार करना। इसको मैं मिटान देता हूँ और एक छोटा सा प्रश्न एक प्रमेय सिद्ध करने वाला और बता देता हूँ, तो उतार लेना इसको एक बार अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जिससे कि आप इसको चेक कर सको। अगर इसमें कोई कहीं पर मिस्टेक हो तो आप अपने स्तर पर सुधारना, लेकिन इसको समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए क्वेश्चन का, यही महत्वपूर्ण बात है। बाकी तो छात्र अपने दिमाग से फिर क्वेश्चनों को हल कर लेंगे, लेकिन अगर उसके समझ में नहीं आएगा तो वो हल नहीं कर पाएगा। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लो एक बार। अब मैं मिटान देता हूँ। देखो, कल आपको मैंने थेल्स प्रमेय के बारे में बताया था। थेल्स प्रमेय थी कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के हम समांतर रेखा खींच दें, अन्य 2 भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करवाने के लिए, तो वो जो 2 खंड बनते हैं, बाकी 2 भुजाओं के जो संगत खंड बनते हैं, वो क्या बनते हैं, परस्पर समान अनुपात में ही बनते हैं, आते हैं। उसके बाद मैंने कल ऐसे ही बोल के बताई थी एक प्रमेय कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के समकोण से 90 डिग्री के कोण से हम क्या कर दें, सामने वाली भुजा कर्ण के ऊपर लंब डाल दें, तो लंब डालते ही 2 त्रिभुज बन जाएंगे छोटे छोटे, और एक बड़ा त्रिभुज है। वो दोनों छोटे त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, और उस बड़े त्रिभुज के भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये आपको आज बताते हैं इस प्रमेय को सिद्ध करके, जो आपके एनसीईआरटी वाली जब कोर्स था उसमें भी ये प्रमेय थी, और ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो कोर्स चल रहा है उसमें भी है। तो ये 9th क्लास और 10th क्लास दोनों छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। जो अगली बार 10th में जाएंगे उनके लिए भी ये प्रमेय, और अब की बार है उनके लिए भी ये प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं। पहले मैं ये प्रमेय लिख देता हूँ क्या है, पहले आपको इसको समझना है प्रमेय को, और उसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध करना तो बहुत ही आसान है, पहले आप इसको अच्छी तरह से समझोगे तब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो लिखता हूं मैं प्रमेय। पहले देखो, प्रमेय बताई मैंने कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के समकोण से, देखो प्रमेय, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण से, समकोण त्रिभुज के समकोण से 90 डिग्री के कोण से सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा कर्ण पर लंब डाला जाए, खींचा जाए, लंब अर्थात 90 डिग्री की रेखा, लंब डाला जाए, लंब डाल दिया जाए, डाला जाए, तो बनने वाले दोनों ओर के त्रिभुज, 2 त्रिभुज बनेंगे, अभी मैं चित्र बना के बताऊंगा तब और इस तरह से स्पष्ट हो जाएगा। बनने वाले दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, परस्पर समरूप होते
हैं और साथ ही साथ बड़े त्रिभुज के भी समरूप होते हैं तथा बड़े त्रिभुज जो पहले पहल था या पूर्व त्रिभुज, बड़े पूर्व त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। कुल मिला के तीनों ही समरूप होते हैं आपस में। बड़े पूर्व त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। ये हमें सिद्ध करना है कि ये कैसे आपस में समरूप होते हैं और बड़े त्रिभुज के कैसे समरूप होते हैं। तो देखिए इस प्रमेय को हम हल करते हैं, सिद्ध करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम बना देता हूं, चित्र बना देता हूं, जिससे कि आपके प्रमेय आसानी से समझ में आ जाए। फिर इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो मान लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज मैं यहां पर बना देता हूं। जिसका एक कोण समकोण ले लेता हूं। ये समकोण है, मान लेते हैं ये N बिंदु है, ये K बिंदु है और कुछ भी नाम दे दो, N K P या PN K। इसमें ये समकोण त्रिभुज है। प्रश्न में कहा है कि समकोण त्रिभुज के समकोण से, इस कोण से समुखभुजा ये जो कर्ण है इस कर्ण पर लंब डाला जाए। जैसे मान लेते हैं KR लंब डाल दिया, ये लंब डाला जाए तो इस प्रकार से एक त्रिभुज तो इधर बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है। कुल मिला के दोनों ही ओर के दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। ये दोनों समकोण त्रिभुज आपस में समरूप है, ये हमें सिद्ध करना है। और इस पूरे बड़े NKP त्रिभुज के भी ये दोनों छोटे त्रिभुज समरूप है, ये भी सिद्ध करना है। तो यही प्रमेय है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के समकोण से सामने वाली भुजा कर्ण पर लंब डाल दिया जाए तो इस प्रकार से दोनों ओर के त्रिभुज बनेंगे, वो समरूप ही होते हैं और ये बड़े त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। ये नॉर्मल सी सिंपल सी प्रमेय है जो आप आसानी से याद कर सकते हो। ऐसे कोई रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायग्राम को देखो एक बार कि एक समकोण त्रिभुज है, उसके समकोण से सामने वाली भुजा कर्ण पे लंब डाला है। लंब डालते ही आपको पता है एक रेखा खींचते दो त्रिभुज बन जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं और बड़े त्रिभुज के भी समरूप है। यही प्रमेय, इसको आप कैसे भी समझो, कैसे भी लिखो, ये कैसे भी एग्जाम में आ सकती है। बाकी प्रमेय यही है। तो अब इसको हम सिद्ध करते हैं। देखो ये चित्र बनाया मैंने, इसमें तीन त्रिभुज है, एक तो ये छोटा और एक ये छोटा। आपको ये नहीं मानना है कि ये दोनों बराबर बराबर बट गए। इसको मैं थोड़ा ऐसे चेंज कर देता हूं, नहीं तो आप इसको बिल्कुल मध्य बिंदु मान लोगे कर्ण का। ऐसा नहीं है। ये लो समकोण से समुखभुजा कर्ण पर ये लंब डाल दिया R बिंदु, ऐसे। अर्थात ये NR और PR बराबर नहीं है। ये अब कोई जरूरी नहीं है बराबर हुई, ये नहीं कह रखा है। अब देखो हम इन तीनों चित्रों को अलग अलग बना लेते हैं। एक तो पहले ये बड़े बड़े वाला त्रिभुज अलग ले लेता हूं मैं, ये जिसका नाम है N K और P और यहां पर समकोण। अब दो छोटे त्रिभुज बना लेता हूं मैं, एक है ये N R और K, ये N R K त्रिभुज, N R और K, जिसका R कोण क्या है, समकोण है। और एक बना लेता हूं नीचे वाला समकोण त्रिभुज जो ये है, जिसका ये कोण क्या है, 90 डिग्री का है। मान लो 90 डिग्री का है, 90 की तरह नहीं दिख रहा है तो भी आपको 90 मान लेना है। ये है यहां पर R और यहां पर है K बिंदु और यहां पर है P बिंदु। इन त्रिभुजों के अंदर हम समानता बताते हैं, बहुत ईजी है। देखो पहले इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में मैं आपको समानता बताता हूं क्या है, क्या खूबी है, इनमें क्या गुण है। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है तो लिख देते हैं, दिया है, मान लिया आपने, माना समकोण त्रिभुज NKP में क्या है, NP लंबवत KR है। या हिंदी में लिख दो कि NP के ऊपर KR लंब डाला गया है, या इसको शॉर्ट में गणितीय भाषा में लिख सकते हो NP लंब। ये लंब रेखा का प्रतीक क्या है,
एन पी लंबवत के आर है, ऐसे के आर है, ये दिया हुआ है। तो आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हो हिंदी के अंदर, या फिर शॉर्ट में अर्थात गणितीय प्रतीक के रूप में भी लिख सकते हो। लेकिन समझना है कि उस रेखा के ऊपर ये लंब रेखा खींची गई है। तो ये दिया है यहां तक का, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है कि ये सारे त्रिभुज आपस में समरूप है। कहने का मतलब एन के पी त्रिभुज एन के पी समरूप त्रिभुज एन के पी के समरूप ये भी और ये भी। तो एन के पी के पहले ये देखता हूं मैं, एन कोण उभयनिष्ठ है, इसका के 90 डिग्री, तो इसका कौन सा कोण आर, एन आर के, ये समरूप एन आर के। ये नाम भी क्रम से ध्यान रखना है, या बाद सिद्ध होने के बाद में यहां पर लिख देना, नहीं यहीं पर अगर आप गलत कर दोगे तो फिर आप सिद्ध भी गलती करोगे। तो इसलिए एन कोण के बराबर एन कोण देखो उभयनिष्ठ, जो हम यहां पर बताएंगे ये तो मैं अंदाज से देख के ऐसे पहले देख के बता रहा हूं, लेकिन करना तो इसी क्रम में सिद्ध है। और ये समरूप नीचे वाले त्रिभुज में देखो, इसके अंदर एन उसका एन है, उसको तो छोड़ो, इधर पी है इसमें और इस बड़े वाले में पी समान है, तो पी लास्ट में ले लेते हैं हम, ये पी। बाद में के, इसका के 90 डिग्री है, तो इस नीचे वाले का कौन है, आर है, तो ये आर आ गया, आर और पी आ गया, तो ये के, तो ये हो गया के आर पी। ये इस क्रम से आपको सिद्ध करना है, या बाद में सिद्ध होने के बाद में ये क्रम अपने आप आ जाएगा, हम जबरदस्ती नहीं ला सकते, जब सिद्ध होगा नेम के अनुसार आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास थोड़ा सा अनुभव हो, अंदाज हो, तो आप इस प्रकार से पहले ही सही लिख दो। अब देखो उपपत्ति के अंदर, उपपत्ति में हम लिखते हैं बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज। पहले ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेते हैं, हम लिख देते हैं नाम यहां पर, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एन के पी तथा त्रिभुज, वो भी समकोण है, तथा एन आर के, तथा त्रिभुज एन आर के में, इनमें क्या समानता है बताते हैं हम। कोण के एन आर, इसमें ले लेते हैं पहले, कोण के एन पी, कोण के एन पी बराबर, के एन पी बराबर इसके बराबर कोण के एन आर, वही है उभयनिष्ठ है, कोण के एन आर, यहां पर आप लिख सकते हो क्या, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए क्या है, एक ही है तो ये बराबर है, और एक है 90 डिग्री, तथा यहां पर लिख देता हूं मैं, तथा कोण एन के पी, ये 90 डिग्री वाला, एन के पी बराबर 90 डिग्री, तो इसके अंदर एन आर के, कोण एन आर के, ये कोण, और बराबर चाहो तो लिख दो यहां पर 90 डिग्री। दो कोण बराबर है गए दो त्रिभुजों में, तो आपको पता है तीसरा भी बराबर ही आता है, ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर आप बताते तो और भी अच्छी बात है। लेकिन आप आगे ध्यान रखना कि एक त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर होंगे तो वो दोनों त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज होंगे, और ए समरूपता परमेय से, एंगल या कोण समरूपता परमेय से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, या फिर आप तीनों कोण भी समरूपता के लिए काम में ले सकते हो। तो यहां पर दो कोण बराबर होते हैं, हम लिख सकते हैं सीधे, अतः ए या फिर एंगल, या आप लिख सकते हो कोष्टक के अंदर कोण समरूपता परमेय से त्रिभुज, कोण समरूपता परमेय से त्रिभुज। ये जो नाम दोगे इसका ध्यान रखना, आप सही क्रम में लेना, एक नाम तो आप चाहे कैसे ही ले लो, तो आप इसी क्रम में ले लो, एन के पी समरूप। अब ये ध्यान देना है कि
इसके समरूप इसका कौन सा नाम ले, एन के बराबर कौन सा कौन है वो देखो, पहले वही आना चाहिए, पहले एन लिया तो एन क्या है, एन ही है। और के 90 डिग्री के बराबर कौन सा है, इसका आर है, तो ये आर है। और बाकी तो तीसरा बच गया एन आर के। देखो ये पॉइंट सिद्ध हो गया, ये पहला पॉइंट। अब हम चलते हैं इस बड़े त्रिभुज और ये तीसरे नंबर वाला जो त्रिभुज है इधर वाला, ये दूसरे नंबर का और ये तीसरे नंबर का था, और ये पहला बड़े वाला पहला नंबर का था ही। अब लेते हैं हम समकोण त्रिभुज इसी प्रकार, या आप तो संकेत दोगे तो इसलिए इसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, वही बड़े वाला ले लो पहले, एन के पी व तथा नीचे वाला समकोण त्रिभुज क्या है, ये समकोण त्रिभुज वो 3 नंबर वाला, एन को छोड़ो, क्या नाम लेना है पहले, तथा त्रिभुज इस क्रम से लिया था भी, तो के आर पी, या देखो पी समान है इसलिए पहले आर कोण 90 डिग्री, के कोण 90 डिग्री, तो फिर के अनुपात में या बराबर में यही बचेगा, के और एन ही में क्या कोण बराबर है। कोण लेते हैं, एक तो आर पी के बड़े का ले लो पहले, एन पी के, कोण एन पी के बराबर आर पी के, एन पी के बोल दो चाहे आर पी के बोल दो, बात तो वो यहां से चलते आओ चाहे यहां से ले तो रहे एक पी कोण, तो ये कोण हो गया आर पी के, और कौन सा है, उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए ये बराबर हो गया, एक ही कोण है। दूसरा तथा कोण 90 डिग्री वाला बता दो, एक बड़े वाले में 90 डिग्री कौन सा है, पी के एन, ये पी के एन या एन के पी के एन या एन पी के, तो पी के एन ही कर दो आप, कैसे भी लिख दो, पी के एन बराबर इस छोटे वाले में कौन सा है, पी आर के, कोण पी आर के बराबर 90 डिग्री, या ये दिया है, ये भी लिख सकते हो आप, दिया है ये 90 डिग्री, इसलिए वही दो कोण बराबर है आ गए इनमें, तो इनमें भी ए समरूपता प्रमेय से, तो यहां ए या कोष्ट हम लिख सकते हो, कोण या एंगल समरूपता प्रमेय से वही त्रिभुज पहले तो ले लो आप एन के पी, ये एन के जैसे ये है वैसे ही पी, और समरूप का ये चिन्ह सही ढंग से लगाना है आपको, समरूप कौन सा त्रिभुज, एन कोण के बराबर कौन सा है, छोड़ो पी कोण के बराबर कौन सा है, इस पी के बराबर इसका पी है, इसका भी क्या है, पी है। के कोण के बराबर इसके 90 डिग्री के बराबर इसका 90 डिग्री कौन सा है, आर है, तो पी आर, और अब पी आर के तो तीसरा शीर्ष बचेगा ही बचेगा, तो ये पी आर के या के आर पी, दोबारा से देखो क्या पी के बराबर के है, पी के बराबर के नहीं है, चेंज कर दिया ऐसे नाम, तो इसको ऐसे ध्यान देना, इधर जो क्रम आया है वो क्रम लिखना है, पहले इधर पी के बराबर इधर कौन सा है, पी है, तो इधर लिखना है पी, के बराबर कौन सा है सेकंड नंबर पे, के ही है 90 डिग्री का, के बराबर 90 डिग्री के बराबर क्या है, आर है, सॉरी, तो ये आर, और ये बच गया एन के बराबर, तो के बचेगा, तो के आर पी, इस प्रकार से आ गया, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अतः यहां त्रिभुज बड़े वाला कौन सा त्रिभुज, एन के पी, त्रिभुज एन के पी समरूप त्रिभुज, क्या किया अभी यहां पर, एन आर के, और इस एन के पी के और समरूप क्या है दूसरे समीकरण में देखो, तो फिर से समरूप त्रिभुज क्या,
के आर पी। तो ये इस प्रकार से तीनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। सीधी सी बात है, अगर आप इस प्रकार से नहीं समझे तो मैं यहां पर बता देता हूं। देखो इस बड़े त्रिभुज के अंदर और ऊपर वाले छोटे त्रिभुज में क्या समानता है? इस बड़े त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है, उस छोटे त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है, बराबर। इस बड़े त्रिभुज में n कोण, तो उस छोटे त्रिभुज में भी n कोण उभयनिष्ठ है। तो सीधी सी बात है, दो कोण बराबर हो गए बड़े के, छोटे वाले त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, तो कोणों के बराबर होने से समान कोणिक होकर ये समरूप हो गए। सीधी सी बात है, आप इसको आराम से लिखकर समझा दोगे। नीचे देखो, इस बड़े समकोण त्रिभुज के अंदर और इस नीचे वाले छोटे समकोण त्रिभुज के अंदर पी पी कोण उभयनिष्ठ है, बराबर है, एक ही है, सेम है। और इस बड़े वाला का एक कोण 90 डिग्री है, इसका भी तो एक 90 डिग्री है, तो यहां पर भी दो कोण बराबर है। सीधी सी बात है, ये भी समान कोणिक त्रिभुज है, इसलिए ये भी समरूप हो गए। तो नॉर्मल सी सिंपल सी प्रमेय है, बिल्कुल इजी है अगर आप इसको समझते हो तो। और अगर रटकर अगर ऐसे सिद्ध करोगे तो आपके समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आप इस चित्र को समझो ना, बिल्कुल इजी है। बड़े त्रिभुज में और छोटे त्रिभुज में खूब देख लो, कोण देख लो आप क्या बराबर है, तो दो कोण आपको बराबर मिल जाएंगे। दो कोण बराबर होते ही त्रिभुज समान कोणिक होकर समरूप हो जाएंगे। जो एक बार फिर से बता देता हूं मैं, ये बड़ा जो त्रिभुज है उसका n कोण, इसका n कोण, ये देखो बराबर बराबर, एक इसका r तो इसका k 90 डिग्री, तो दो कोण बराबर होने से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए, समान कोणिक त्रिभुज हो गए। फिर से देखो, इसका p कोण, तो इधर भी ये p कोण इधर वाले का एक ही है, इसका ये 90 डिग्री, तो इसका भी तो एक 90 डिग्री है, ये देखो, तो ये भी समान कोणिक त्रिभुज हो गए। ये आप लिख दो और बता दो, ध्यान रखो संगतता का, और उसी क्रम से लिख दो, यही है। तो इस प्रकार से ये इति सिद्धम हो गया, ये सिद्ध हो गया। बहुत ही इजी सिंपल प्रमेय है आपके ये कोर्स में। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और वो एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो उन क्वेश्चनों को आप सरल करने के लिए, मान निकालने के लिए आप इस प्रमेय के इस गुण को आप काम में ले सकते हो। इस उपयोगिता से आप उनको हल कर सकते हो बिना किसी शंका के। तो ये प्रमेय आपके समझ में आई होंगी। अगले 1-2 रोज में आपके लिए वैदिक गणित का प्रोग्राम लेकर आएंगे, जिसमें अच्छे अच्छे बहुत ही शानदार वैदिक गणित के सूत्रों से आपको हल करना बताएंगे। साथ में अभी तक प्रायिकता भी बाकी है, तो प्रायिकता और वैदिक गणित के जो क्वेश्चन बाकी है और वर्त वाले जो हैं वो तो 2-3 क्वेश्चन आपके और बाकी है बोर्ड के पैटर्न के अनुसार। उनको हम एग्जाम से पहले और अच्छी तरह से स्पष्ट कर देंगे, जिससे कि आपको उसका फायदा मिल सके। तो फिलहाल ये सिद्ध करने वाला प्रमेय वाला क्वेश्चन और अभी इससे जस्ट पहले बताया था वो क्वेश्चन आप अच्छी तरह से तैयार करना, और इन क्वेश्चनों को आप हल करना समझकर अच्छी तरह से पहले समझना कि ये प्रमेय क्या है। और अगर आप समझ लोगे तो बहुत ही ईजी प्रमेय होगी आपके लिए, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप रटना ही चाहते हो तो ये काम फिर मत करना, क्योंकि रटने के लिए कितने आप प्रश्नों को रटोगे, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रमेय से प्रश्न बनते हैं, आप उनको हल नहीं कर पाओगे। इसलिए थोड़ा अगर समझने की कोशिश करो तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए, बहुत ही कम मेहनत में ही आप बहुत सारा याद कर लोगे। और रटकर करोगे तो टाइम खराब करोगे, फिर भी हो सकता है वो एग्जाम में नहीं आए तो फिर परेशानी हो जाएगी। तो आप इनको समझने की कोशिश करना, बहुत ही ईजी है। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए और कोई प्रमेय समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं किसी भी माध्यम से। यहाँ पर देखो हमारी ईमेल एड्रेस है KISHORILAL तक ही है, आगे सिर्फ संख्या है 64 और फिर @gmail.com, सभी अक्षर स्मॉल में है, बड़ा अक्षर नहीं लगाना है। तो इस ईमेल आईडी पर आप कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हो, संपर्क कर सकते हो। दूसरी मेरी खुद की ईमेल आईडी है www.nrb@gmail.com, इस पर भी मुझे आप मेल कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेकर या कोई भी PDF फाइल या फिर कोई भी इमेज आप इस पर भेजकर किसी क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन मांग सकते हो, हम आपको ज़रूर बताएंगे, देखते ही बताएंगे। या फिर आप मोबाइल नंबर जो है व्हाट्सएप के वो है 9829189630, ये किशोर जी सर के हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हो। वो हमें बता देंगे या किसी भी टीचर को बता देंगे या खुद बता देंगे, क्योंकि वो खुद भी एक्सपर्ट है, तो आपका समस्या का समाधान खुद भी कर देंगे। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। या हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 8955544496, इन पर भी आप कोई क्वेश्चन भेज सकते हो, जिसका हम बस पढ़ते समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो आप इस कम्युनिकेशन के माध्यम से
आप क्वेश्चनों को पूछ सकते हो, लेकिन कैसे भी अपनी जो पढ़ाई है वो आपको बरकरार रखनी है, जारी रखनी है। अगर कोई समस्या है तो आप संपर्क करके हमसे पूछ सकते हो, लेकिन अध्ययन में कोई कमी नहीं करनी है। बोर्ड वाले छात्रों के लिए जो अब एग्ज़ाम देंगे उनको भी बिल्कुल तैयारी करनी है, और जो बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे अगले साल, कहने का मतलब 70 में आ गए, जो 2021 में बोर्ड की परीक्षा देंगे उनके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इन मेल पर, ये किशोर जी के हैं दोनों ही, मेल और मोबाइल नंबर, ये मेरे हैं मेल आईडी और मोबाइल नंबर, आप इन पर कांटेक्ट कर सकते हो, भेज सकते हो पढ़ाई से संबंधित कोई भी क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, कल आपके लिए कुछ और विशेष अच्छे बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।